नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं जो कि बीईएमएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जो कैंडिडेट आईटीआई प्लस अप्रेंटिस किए हुए हैं उसके लिए एक बेहतरीन मौका है मेरे दोस्त। टोटल सीट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। योग्यता क्या रहने वाला है, इसका आयु सीमा कितने एज तक स्टूडेंट भर सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है और सैलरी कितनी है, इसकी ए टू जेड एक ही वीडियो में आप लोग जितना भी है टोटल इसमें कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। चलते हैं इसमें फुल नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल हिंदी में जानकारी हम लोग देखेंगे, तो आप लोग सेशन से बने जाइए। बीईएमएल रिक्रूटमेंट है, सिर्फ आईटीआई याद रखेगा मेरे दोस्त। आईटीआई और अप्रेंटिस जो किए हुए हैं उसके लिए ये बेहतरीन नोटिफिकेशन निकल के आया, ठीक है। तो बीईएमएल जो लिमिटेड है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के एक बहुप्रौद्योगिकी कंपनी है मेरे दोस्त, जो कि 60 वर्षों के रिलेटेड जो भी है, जैसे कि एयर स्पेस, रेल, मेट्रो, खनन, निर्माण क्षेत्रों में विश्व स्तरीय उत्पादनों के निर्माण करती है, जिसमें 60 वर्षों में जैसे वंदे भारत हो गया, आपका स्लीपर ट्रेन हो गया, मेट्रो रेल कोच हो गया, उच्च गतिशीलता एवं जितने भी है इसमें महत्वपूर्ण योगदान इसका रहा है। बीईएमएल का बहुत अच्छा कंपनी है मेरे दोस्त। इसके ही थ्रू आपका वैकेंसी निकल के आया है, जो कि इसमें बहुत प्रकार के ट्रेड हैं, 5-6 प्रकार के ट्रेड हैं जो कि ट्रेड के रिलेटेड वैकेंसी निकल के आया है। तो ए टू जेड हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग सेशन से बन जाइए, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ऑपरेटर का मेरे दोस्त ऑपरेटर का वैकेंसी है, ये टेन्योर का है। मतलब इसका क्या होता है, टेन्योर क्या होता है मेरे दोस्त, कि इसमें कुछ इस बेसिस पे है ना, कुछ साल के लिए आपका वैकेंसी दिया जाता है। ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, मतलब कुछ साल के लिए, जैसे मान के चलिए 4 साल, 5 साल या 6 साल के लिए दिया जाता है। यदि आपका काम संतोषजनक है, यदि काम आप अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है परमानेंट जॉब आपको इसमें मिल जाए। तो मेरे दोस्त, आज के बेरोजगारी के हालत में कोई भी जॉब पकड़ा जाए, ये 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वहाँ पे होता है और एक्सपीरियंस के चलते आगे आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं जो इसमें भर सकते हैं। तो सबसे पहले आईटीआई, यदि आप फिटर ट्रेड से हैं मेरे दोस्त, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि फिटर का सीट जितना भी है सबसे ज़्यादा इसमें सीट निकल के आ रहा है। 127 वैकेंसी टोटल है, जिसमें एससी के लिए 20 सीट हैं, एसटी के लिए 8 सीट हैं और 34 ओबीसी के लिए है, 12 ईडब्ल्यूएस हैं और जनरल के लिए 53 सीट निकल के इसमें से आ रहा है, जो फिटर ट्रेड से किए हुए हैं। जो टर्नर ट्रेड से किए हुए हैं आईटीआई, उसके लिए टोटल 93 सीट निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। जो आप कैटेगरी वाइज इसमें से देख सकते हैं, यूआर के लिए 39 है, ईडब्ल्यूएस 9 है, 25 ओबीसी है और 6 एसटी हैं और 14 आपके एससी के लिए सीटें हैं। फिर यदि आप वेल्डर से किए हुए हैं आईटीआई, वेल्डर से हैं मेरे दोस्त, तो टोटल 44 सीटें आपके लिए है और कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप मैकेनिस्ट से किए हुए हैं आईटीआई, तो आपके लिए 40 टोटल सीटें यहाँ से निकल के आ रहा है। कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, 18 यूआर का सीटें हैं, बाकी बात ओबीसी आपका 10 सीटें यहाँ पे है। और कैटेगरी वाइज यदि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो आप यहाँ से अपना कैटेगरी वाइज देखते चलिएगा। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा सीटें हैं, 58 सीट टोटल इसमें से निकल के आप लोग के लिए आ रहा है, ठीक है। जिसमें कि 25 यूआर के लिए, 15 आपका ओबीसी के लिए, और इसी प्रकार अपना कैटेगरी वाइज में आप लोग अपना देखते चलिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। क्वालिफिकेशन मेरे दोस्त, आपको फर्स्ट क्लास से 60% ट्रेड में, जो भी ट्रेड आप किए हैं, जैसे आईटीआई ट्रेड, आईटीआई हो गया, टर्नर हो गया, इलेक्ट्रिशियन होगा, जो भी ट्रेड्स हैं उसमें आपका 60% मार्क अनिवार्य है, 60% मार्क्स आना चाहिए। हालांकि जो भी आईटीआई करता है मेरे दोस्त, 60% का 70-80% तक उसका मार्क्स आ जाता है, वो भी एनसीबीटी द्वारा होनी चाहिए। आईटीआई दो प्रकार का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, एक आपका सेंट्रल लेवल का होता है। सेंट्रल लेवल का जो होता है मेरे मेरे दोस्त, एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, और जो आपका स्टेट लेवल होता है वो एससीबीटी होता है। तो इसमें आपका एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका डीजीटी के द्वारा आपका एक एक्ट अप्रेंटिस जो है मेरे दोस्त, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट एनएसी आप लोग के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। अब बात कर लेते हैं हम एज, अपर एज लिमिट क्या रहने वाला है। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए 29 साल एज रहने वाला है। यदि आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए 34 साल एज रहने वाला है। और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए 32 साल एज होने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आगे नोटिफिकेशन में हम लोग देख लेंगे, वहाँ से एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, और सिलेबस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्शन होगा आपका, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फुली नोटिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी इसका नोटिफिकेशन जाने की आवश्यकता नहीं है, और इसका जो भी फुली नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे दोस्त, वो हम टेलीग्राम चैनल पर लास्ट में आपको डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ शर्तें हैं इसमें, सामान्य शर्तें क्या है, आपको भारत के नागरिक होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है मेरे दोस्त, भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु, योग्यता एवं अनुभव की गणना जो है 10/7/2026 के अनुसार की जाएगी, यानी 10 जो आपका जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म डेट है, उसके अंतर्गत आपको किया जाएगा कि उसके उसके डेट तक यदि आप इस सब में योग्यता जो आप पास हो गए, या आयु उस तक में आपका यदि आयु हो रहा है, या अनुभव जो भी हो उस तक में, यानी अप्रेंटिस उस तक में आपका सर्टिफिकेट भी आ रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है, विभिन्न ट्रेडों में ऑपरेटर संविदा आधार पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित ट्रेड में 60% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी आईटीआई योग्यता होनी चाहिए। यानी आईटीआई आपको 60% मार्क से होनी चाहिए। साफ साफ आपको पहले भी बता चुके हैं, और इस नोटिफिकेशन में भी साफ साफ दर्शाया गया, ठीक है। चौथा पॉइंट में बोला गया है कि एससी
ST एवं दिव्यांग यानी PWD वाले जो अभ्यर्थी हैं न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दिया जाएगा। यानी यदि आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं या आप दिव्यांग हैं, PWD वाले हैं, तो आपको 5% अतिरिक्त छूट भी दिया जाएगा अंकों में, न्यूनतम अंक में, समझ गए। अधिकतम आयु सीमा में भारत सरकार नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। यानी कि जो भी आपका भारत सरकार यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो भी छूट दिया जाता है मेरे दोस्त कैटेगरी वाइज, उसमें से वो छूट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी जो भी सरकारी नौकरी में छूट दिया जाता है वो बहुत सरकारी नौकरी की तरह ये सब चीज़ है, लेकिन ये आपका है एक लिमिट ईयर्स के लिए, एक लिमिट साल के लिए, ठीक है। SC ST से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा SC ST 34 साल तक था ना, तो 34 साल तक यदि मेरे दोस्त SC ST था तो 5 साल आपको अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, यानी 39 साल तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 3 साल अपर एज में आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप PWB अभ्यर्थी हैं तो आपको 10 साल का अतिरिक्त छूट दे सकता है। यदि आप विकलांग में आते हैं तो 10 साल का अतिरिक्त छूट आपको यहाँ से मिल सकता है। आयु सीमा में छूट केवल 40% या उससे अधिक दिव्यांग वाले अभ्यर्थियों के लिए देय होगी। यानी कि कुछ विकलांगता मेरे दोस्त बहुत प्रकार का होता है, 10% विकलांगता, 20% विकलांगता, पर कोई चल नहीं पाता, किसी का हाथ विकलांगता होता है, बहुत प्रकार का होता है मेरे दोस्त। यदि आप 40% या आप इससे अधिक विकलांगता हैं तो आपको जो भी है आयु छूट वो हमेशा के लिए आपको दिया जाएगा 10 साल के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। छठा नंबर पे देख लेते हैं नोटिस पे, SC ST अभ्यर्थियों को भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है मेरे दोस्त, वो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे कि आपको जो भी बेनिफिट हो, यात्रा के लिए बेनिफिट लेना हो, ट्रेवल के लिए जो भी अनाउंसमेंट मिलता हो वो आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त, एक एक नोटिस ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाद में ऐसा ना हो कि फॉर्म फिलअप करते हैं कुछ गड़बड़ी हो जाए फिर आपसे इससे बाहर कर दिया जाए, ठीक है। OBC अभ्यर्थियों को भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप NCL के अंतर्गत आते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में स्व घोषणा पत्र भी देनी होगी और OBC NCL श्रेणी से संबंधित हैं, ठीक है। नोट में क्या बोला जा रहा है, महत्वपूर्ण नोट में, OBC अभ्यर्थी वे हैं जो भारत सरकार द्वारा आरक्षण हेतु मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। यानी कि OBC कैटेगरी वे होते हैं जो भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त होता है मेरे दोस्त, जो भी आरक्षण आपको मिलेगा वो यहाँ से आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर क्या बोला जाता है, अभ्यर्थियों के माता पिता की सकल वार्षिक आय पिछले लगातार 3 वर्षों में 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप NCL सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, यदि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि लगातार 3 साल, पिछले 3 साल जो आपका इनकम होगा, आपका गार्जियन का जो इनकम हो, आपका माता पिता का जो इनकम हो, सालाना 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि सालाना 8 लाख से अधिक आपका गार्जियन कमा रहे हैं या कहीं से भी इनकम स्रोत है मेरे दोस्त, तो वो आप NCL में नहीं आइएगा, काउंटिंग नहीं होता, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। OBC NCL अभ्यर्थियों द्वारा OBC प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए। यानी 10 है ना, 10 जुलाई तक आपका है ना, यदि 10 जुलाई तक मेरे दोस्त आपका ऑनलाइन फॉर्म है तो इससे 6 महीना पुराना NCL नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट NCL होनी चाहिए, ठीक है। 8वां नंबर बोला जा रहा है, PWD अभ्यर्थियों को भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि आपको कोई भी छूट हो वो आपको मिल सके, ठीक है। यदि आप विकलांग है तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट होता है मेरे दोस्त, वो आपको प्रस्तुत करना होगा। EWS आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप EWS में है तो आय और आपका जो संपत्ति प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। 10वां नंबर नोट्स में बोला जा रहा है कि अभ्यर्थियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो विज्ञापन में वर्णित सभी पात्रता शर्तों को निर्धारित तिथि के अनुसार पूरा करते हो तथा आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही हो। यदि किसी भी चरण में गलत जानकारी, तथ्य छिपाने या पात्रता पूरी न करने के मामला पाया जाता है तो उसको डायरेक्ट निष्कासित यानी उसको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी सवाल आपसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति के बाद भी ऐसी त्रुटि पाए जाने पर सेवा समाप्त हो सकती है। यदि आप कोई फर्जी करके या कोई झूठ बोलकर या गलत सर्टिफिकेट आप जमा करके यदि मान के चलिए आपका ज्वाइनिंग हो भी जाता है, यदि आप जॉब में चले भी जाते हैं मेरे दोस्त, यदि आपको पता चल गया बाद में भी, तो आपको वहां से भी निष्कासित यानी निकाल सकता है, समझ गए। तो यानी जो भी फॉर्म भरना है बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। केवल विज्ञापन की शर्तें पूरी कर लेने के मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि नोटिफिकेशन में जो बोला गया, सिर्फ वो रहने से आपको नियुक्ति नहीं मिलेगा, उसके लिए एग्जाम जो भी होता है वो प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। 12 नंबर नोट्स में बोला गया है, प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रबंधक अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने तथा योग्यता प्रतिशत बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित करता है। यानी क्या बोला जा रहा है कि जो भी आपका अभ्यर्थी संख्या तो इसमें सीमित है मेरे दोस्त, इसमें पोस्ट सीमित है, तो उसके योग्यता प्रतिशत बढ़ाना, यानी कि हो सकता है जैसे इसमें बोला गया कि मिनिमम 40% आपका पास होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए या 60% होनी चाहिए। तो इसमें यदि स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं तो इसको बढ़ा भी सकता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रबंधन को किसी भी समय विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित करता है। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन BEML की तरफ से निकाला गया है इसको कभी भी रद्द कर सकता है यदि वो चाहे, तो ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। 14 नंबर नोट्स में बोला गया है कि व्यवहारिक
व्यावसायिक आवश्यकताओं एवं योग्य अभ्यर्थियों को उपलब्धता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। हो सकती है इसमें जो टोटल सीट जो आपने शुरू में नोटिफिकेशन में देखे मेरे दोस्त, ये जो टोटल सीट यहाँ पे है इसमें इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको आप इसको घटा भी सकता है। ठीक है, केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता मापदंडों जैसे शैक्षणिक योग्यता हो, अनुभव हो, आयु हो, जाति और पीडब्ल्यूबी जहां लागू हो वो पूरा करते हैं। जो जो नोटिफिकेशन में बोला गया है यदि उसके द्वारा आप उसमें खड़े उतरते हैं, खड़े मापदंड में उतरते हैं मेरे दोस्त, तो वही आवेदन कर सकते हैं, फालतू में आप आवेदन करने ना जाएं। ठीक है, 16 नंबर पॉइंट्स में बोला गया है कि उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने वाली चाहे जनरल हो या आप ईडब्ल्यूएस हो या आप ओबीसी हो, तो इसके लिए आपको 200 रुपया पे करना होगा, यानी कि अप्लाई करने का फॉर्म 200 रुपया आपको लगेगा। ठीक है, गैर वापसी शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, ये आपको पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा। रेलवे में क्या होता था मेरे दोस्त कि यदि आपको 500 रुपया शुल्क पे देता था तो इसमें से 400 रुपया यानी कि 300 कुछ रुपया जीएसटी काट के 300 कुछ रुपया वो रिफंड आ जाता था सीबीटी 1 एग्जाम देने के बाद। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो पैसा लगेगा वो आपको फुल्ली वहाँ पे देना पड़ेगा। एससी एसटी यदि पीडब्ल्यू से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, आप फ्री में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? तो यदि आप एससी एसटी और विकलांग हैं तो इसमें आप फ्री आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई शुल्क आपको लगने वाला नहीं है। 17 नंबर पॉइंट्स में बोला गया कि अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव, अंतिम नियुक्ति प्रस्ताव आदि की सूचना केवल आवेदन किए गए ईमेल आईडी, यानी कि जो आवेदन किया गया कैंडिडेट उसका ईमेल आईडी तो देना पड़ेगा मेरे दोस्त, उसी के माध्यम से आपको भेजी जाएगी। यानी जो भी होगा नियुक्ति प्रस्ताव होगा या आपको ज्वाइनिंग लेटर जो भी दिया जाएगा वो आपको ईमेल आईडी के माध्यम से दिया जाएगा। अंतिम चयन हेतु शॉर्टलिस्ट चयनित अभ्यर्थियों की सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जो भी आपका बीईएमएल कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अप्लाई करने का जो वेबसाइट है मेरे दोस्त, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका, इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो उस पर जाके जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये वेबसाइट पे जो भी मेरिट लिस्ट आपका आउट होगा, यदि मान के चलिए आपका जॉब हो गया तो जो भी मेरिट लिस्ट नाम आउट होगा तो वो साइट पे आपको देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, 18 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन में दर्ज श्रेणी, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परीक्षा केंद्र आदि में परिवर्तन की किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन करते समय ईमेल आईडी दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिए या परीक्षा केंद्र जो आप चुने हैं यदि आप बाद में सोचिएगा इसको हम परिवर्तित कर लेंगे तो वो आपको होने वाला नहीं है। तो ईमानदारी जो भी आप अप्लाई कीजिएगा, जिस समय आप अप्लाई कीजिएगा मेरे दोस्त, उसमें पूरा ध्यानपूर्वक ही अप्लाई करना है। समझ गए? अब बात करते हैं हम लोग चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया इसमें क्या क्या रहने वाला है? पहला नंबर देख सकते हैं, लिखित परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की सूचना केवल बीईएमएल कैरियर पेज पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ऑफिशियल जो इसका साइट है मेरे दोस्त, बीईएमएल साइट, उस पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका ऑफिशियल साइट भी हम दे देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक परीक्षा तिथि घोषणा होने के बाद बीईएमएल कैरियर पेज पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी आपको साइट पे दिया जाएगा। जैसे रेलवे में कोई भी चीज़ होता है, एडमिट कार्ड आता है या ज्वाइनिंग लेटर आता है, कहाँ पे दिया जाता है? तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे छोड़ा जाता है मेरे दोस्त। इसी प्रकार आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर पॉइंट्स में बोला गया कि लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग केवल आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही की जाएगी। समझ गए? यानी अभ्यर्थी को जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो आप लिखित परीक्षा पास कीजिएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो जो भी आपने जानकारी दी थी, जो भी ट्रेड से ये जानकारी दी थी या कुछ भी जानकारी, उसी के आधार पर आपको किया जाएगा। चौथा में बोला जा रहा है कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा सीबीटी 2 घंटे की होगी, परीक्षा 3 भागों में आयोजित किया जाएगी। ये आपका सिलेबस का सवाल आ गया मेरे दोस्त। तो सिलेबस में आपका सीबीटी एग्जाम रहने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला आप लोग का। तो ये भूल जाइए कि आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होगा या इसमें कुछ धांधली के भी आप कुछ देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा। समझ गए आप लोग? तो इसमें सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है? तो सिलेबस में सबसे पहले आपका जीके रहने वाला है 20 प्रश्न। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपका 20 प्रश्न रहने वाला है, यानी कि सामान्य जागरूकता आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी और रीजनिंग जो है उसमें से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, अंग्रेजी रीजनिंग 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अब ट्रेड जो आप जिस विषय में ट्रेड किए, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन है या फिटर है या टर्नर है या मैकेनिस्ट, कुछ भी किए हैं आप, जिस ट्रेड में किए हैं उसका 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। जो जिस ट्रेड से आप किए हैं उसका 60 प्रश्न रहने वाला है और 20 प्रश्न आपका जीके का रहने वाला है और अंग्रेजी और रीजनिंग का 20 प्रश्न रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का आप लोग के सामने रहने वाला है क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम हॉल में सीबीटी जो देने जाएंगे आप लोग। और प्रत्येक अंक 1 नंबर दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 100 नंबर आपका प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न पे 1 नंबर यानी 100 अंक का रहने वाला है। नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आप लोग 100 पे 100 बना के आ सकते हैं। ठीक है, बना के आ क्या सकते हैं, 100 में 100 ही बनाना। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एग्जाम भी देने जाइएगा तो 100 में 100 बना के, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए? आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर बोला गया अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा, यानी कि जो भी एग्जाम होगा अपने खर्च पे जाना होगा। इसमें कोई भी आपको प्रोवाइड कंपनी की तरफ से नहीं किया जाएगा मेरे दोस्त। परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र का विवरण प्रवेश पत्र में दिया जाएगा, यानी एडमिट कार्ड में जो भी आएगा, कहाँ सेंटर गया है, किस समय होगा, वो आपको एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र ठीक इसके कैरियर यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है,
ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को बीईएमएल द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ज़्यादा जगह सेंटर नहीं देगा, कुछ लिमिटेड जगह पे सेंटर देगा, जिसमें कि आप चुन सकते हैं कि आपके घर से कितना नज़दीकी दूरी पे जो सेंटर है उसको आप चुन सकते हैं। ये सुविधाएं ये दिया गया है। हालांकि सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर प्रबंधन परीक्षा केंद्र बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो आप चाहे तो वहाँ से ईमेल उमेल करके भी वहाँ से आप बदल सकते हैं। छठा पॉइंट्स में बोला गया है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 45% अंक आवश्यक होंगे और एसटी पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 5% का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, जैसे कि पहले भी हम लोग देखे थे। तो न्यूनतम ये दिया गया है 45% न्यूनतम है, तो ये न्यूनतम रहने वाला नहीं है मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं इससे आपको ज़्यादा कटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा मार्क्स वो लाएंगे। तो ये मिनिमम है। यदि आप 45% 100 में 45% क्या हो जाएगा, 45 नंबर। यदि आप 45 नंबर से नीचे हैं तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिए जाएंगे, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये मिनिमम अंक, इससे ऊपर अंक लाना होगा। 7वां नंबर में बोला गया है अंतिम चयन लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पद की संख्या जैसे ट्रेड श्रेणी अनुसार तक सीमित रहेगी। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी आपको नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। इसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जितना पोस्ट आपके ट्रेड में है उसी के लिए आपको उसी अनुसार से आपको चयन किया जाएगा। ठीक है, 8वां पॉइंट में बोला जा रहा है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो, चरित्र यानी कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पूर्ववृत्त में सत्यापन के अधीन होगा। यानी कि जो भी आपका चयनित हो जाइएगा, मान के चलिए आप एग्जाम पास कर गए, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो भी आपका जो सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे दोस्त, वो आपको वहाँ पे देना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित करना प्रस्तुत होगा। यानी कि डीवी के समय आप लोग को क्या क्या लेके जाना होगा, टोटल ए टू जेड इसमें दिया गया। सभी मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि सभी डिग्री का जो आपका मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, पहचान पत्र होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए, जन्म तिथि का कोई भी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, सॉरी, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए केंद्र सरकार के प्रारूप में। याद रखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसमें आपका स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, इसमें सेंट्रल लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें प्रतियां, प्रत्येक प्रति इसमें से आपको 1 या 2 प्रति साथ में लेके जाना। ठीक है, 9वां नंबर पॉइंट में बोला गया है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो जो आप डीजी के लिए जाइएगा, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका जांच किया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी चयन हेतु विचार किए जाएंगे जो विज्ञापन में निर्धारित पात्रता, जो विज्ञापन में जो बोला गया इसमें आप 100% मैच खाता हो, तो उसी के लिए वो विचार किया जाएगा। थोड़ा सा भी भिन्न हुआ तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त सीट लिमिटेड है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, तो कहीं भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो आपको बाहर निकालने के लिए वो थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके स्थान पर 10 गो ऑलरेडी पीछे खड़ा होगा। 10 नंबर पे देख लेते हैं, दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी डीवी के लिए जो होगा मेरे दोस्त, वो मेरिट क्रम में बुलाया जाएगा जब तक इस सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की संख्या विकृत पदों के बराबर, यानी कि जो भी आपका, जैसे मान के चलिए आपका डीवी हुआ, ठीक है, इसमें 100 लड़का डीवी के लिए गया और सीट इसमें से 25 है, तो जब तक ये 25 को डीवी के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाता मेरे दोस्त, तब तक इसका डीवी चलते रहेगा। साफ साफ बोला गया कि पदों के बराबर यदि ना हो जाए उतना स्टूडेंट, तब तक वो डीवी लेंगे, तब तक जितने भी स्टूडेंट है उसको बुलाए जाएंगे। ठीक है, 11 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी। डीवी की तिथि, समय, स्थान की सूची ईमेल द्वारा किया जाएगा। इसमें आपको वेबसाइट पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है मेरे दोस्त। तो इसमें आपको ईमेल के जरिए, जो आपका ऑफिशियल ईमेल है, जो आप ऑनलाइन करते समय डालिएगा, उसी में आपको दिया जाएगा। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता टीए दिया जाएगा। यानी डीवी के लिए जो आपका ये होता है ट्रेवल, जो अनाउंसमेंट मिलता है मेरे दोस्त, वो आपको दिया जाएगा। तो ये सबके लिए दिया जाएगा कि वो आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्लीपर श्रेणी रेल दिया जाएगा, या हो सकता है द्वितीय सेकंड में भी दिया जाए, या बस किराया, या छोटी मार्ग, जैसे मान के चलिए आपका डीवी बहुत छोटी मार्ग में हो रहा है, 20 से 30 किलोमीटर, जहाँ ट्रेन की सुविधा नहीं है, तो वो बस के लिए भाड़ा भी आप लोग को वो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए तो कुछ नहीं करवा रहा है, लेकिन डीवी तक आप पहुंच गए मेरे दोस्त, तो ये वहां तक के लिए खर्चा उठाने तैयार है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन में यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सफल जो अभ्यर्थी को अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा, तथा उन्हें नियुक्ति पूर्व चिकित्सा परीक्षण यानी आपका मेडिकल होगा, मेडिकल से गुजरना होगा। स्वास्थ्य मानकों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, चाहे आप कोई कैटेगरी से आते हैं। यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा मोड़ा खराब हुआ, यदि थोड़ा खराब हुआ मेरे दोस्त, तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये मत सोचेगा उसमें आपको मतलब छूट दिया जाएगा, जैसे आपका एज में छूट दे दे या नंबर में छूट दे दे, उस प्रकार इसमें नहीं दिया जाएगा। कंपनी के चिकित्सक द्वारा बीईएमएल के निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार संतोषजनक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने पर कंपनी के नियमों के अनुसार अंतिम नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा। यानी कि आपका जो मेडिकल होगा वो बीईएमएल के ही कोई मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे, वहाँ मेडिकल सेंटर होंगे, उसी पे आपका होगा। और यदि आप मेडिकल में सक्सेसफुल आप वहाँ से गुजर गए हैं, तो आपके लिए वो नियुक्ति प्रमाण पत्र जो होता है, ज्वाइनिंग लेटर, वो आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। समझ गए।
नियुक्ति में शर्तें एवं नियम क्या क्या है, तो ये मेरे दोस्त थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और क्या इसमें है नहीं है आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ फॉर्म भरना ही नहीं होता है मेरे दोस्त, इसमें जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सब देखना होगा साफ साफ। और बाकी बात, ये नोटिफिकेशन आपका इंग्लिश में भी था तो वो भी लेके आ सकते थे, लेकिन हिंदी में लेके आने का मतलब है मेरे दोस्त कि आप लोग पॉइंट्स बाय पॉइंट्स यदि हम बोल रहे हैं, यदि वो नहीं समझ पाए तो आप लोग इसका पीडीएफ हम दे देंगे, तो वहाँ से भी उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति में क्या क्या शर्त नियम होना चाहिए। मान के चलिए आपका नियुक्ति हो गया, तो जॉब कितने साल के लिए होगा, क्या रहेगा, क्या जॉब से हटाया जाएगा नहीं हो जाए, तो ए टू जेड सवाल इसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 में बोला गया है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बीईएमएल के किसी भी विनिर्माण परिसर में, यानी बीईएमएल का कंपनी जहां जहां होगा वहां भी आपको कहीं भी, या व्यवसायिक इकाई जो होगा या बिजनेस लोकेशन जो होगा अथवा आगामी विनिर्माण परिसर में या होने वाला जो बीईएमएल का कंपनी होगा वहां आपको दे सकता है, या परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं नहीं सर हमको वहां नहीं, हमको यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं वहाँ चाहिए, घर का नजदीक है, तो उसमें आपको विचार नहीं किया जाएगा, जहाँ पे वो डाल दे आपको वहाँ आपको जाना होगा। ठीक है, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे दोस्त, ये 2 नंबर सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो लड़का आईटीआई या अप्रेंटिस किए हुए हैं उसके लिए बेहद जरूरी है ये जान लेना कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए होगी। समझ गए, यानी 4 साल तक आपका जॉब कन्फर्म है कि 4 साल तक आप जॉब कीजिएगा। ठीक है, अवधि के लिए संविदा पर की जाएगी। नियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी तथा इसके लिए कोई अलग सूचना जारी नहीं की जाएगी। नियुक्ति अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का लिखित नोटिस देकर अथवा 1 माह के मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता जो भी होता है वो आपको डीए जिसको बोले जाते हैं आप उसको बराबर राशि भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकती है। यह संविदात्मक नियुक्ति किसी भी कर्मचारी को कंपनी के नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है। समझ गए, तो ये साफ साफ बोला गया है। हालांकि जितने भी वैकेंसीज ये लेंगे उतना ये हटा नहीं सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन इसमें साफ साफ नोटिस में ये दिया गया है कि 4 साल तक आप कंफर्म है कि 4 साल तक आपको जॉब लेगा। 4 साल से 1 महीना भी प्लस हो गया मेरे दोस्त, तो इसमें आपका जो भी होता है हटाने का प्रोसेस वो कर सकता है, या कंपनी पे मन पे डिपेंड पड़ता है कि वो हो सकता है। यदि आप काम संतोषजनक काम कर रहे हैं, यदि काम आप अच्छे से कर रहे हैं, आपकी वजह से कंपनी थोड़ा सा ऊंचा लेवल पे जा रहा है, तो आपको हटाने की क्या आवश्यकता है, आपको नहीं भी हटाया जा सकता है। समझ गए, तीसरे नंबर पे बोला जा रहा है चयनित कर्मियों पर कंपनी के विभिन्न नियम एवं विनियम लागू होंगे जिसमें कि कार्य निष्पादन, आचरण, अस्थायी आदेश तथा अन्य विभागों, विनिर्माण परिसरों अथवा क्षेत्रीय जिला कार्यालयों में हस्तांतरण संबंधी प्रावधान शामिल है। ठीक है, तो ये इसके लिए इतना नहीं है मेरे दोस्त। अब चलते हैं आगे की ओर। क्या बोला जा रहा है, कार्य निष्पादन में कमी, खराब प्रदर्शन अथवा बिना कोई कारण बताए भी संविदा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, यदि आप मान के चलिए कंपनी में गए या कोई भी तरह की दिक्कत हो, कोई चीज़ में कमी कर दिया आप निष्पादन में, कार्य निष्पादन में जो काम दिया गया उसमें आप कमी कर दिए, या कोई आपका खराब प्रदर्शन रहा तो वहाँ पे आपको निकाल सकता है, बिना कोई बताए आपको वहाँ से वो हटा सकता है। ठीक है, कंपनी की आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति प्रस्ताव आवश्यकता आधारित अथवा चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका नियुक्ति प्रस्ताव है आगे के लिए यदि हो तो वो आपको रख सकता है या हटा सकता है। ठीक है, संविदा अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक वेतन दे होगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें दोस्तों, क्या सैलरी मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला, तो इसमें ए टू जेड इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो आपका बेसिक पे जो होगा, जो आपका ऑपरेटर जो होगा मेरे दोस्त, इसमें बेसिक पे 16,900 रुपया बेसिक पे होगा। ठीक है, तो सैलरी इतना नहीं मिलेगा, इसमें कुछ महंगाई भत्ता ये वो अनाउंसमेंट मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका अनाउंसमेंट भी आईडीए भी दिया जाएगा इसमें। ठीक है, जिस प्रकार लागू हर एक क्षेत्र के अनुसार इसमें जहाँ जहाँ कंपनी होगा उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ आपका अवेलेबल हो, पॉसिबल हो, वहाँ पे आपको दिया जाएगा। 1,500 रुपया आपका जो है वो मेडिकल अनाउंसमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी जोड़ तो तगड़ के मेरे दोस्त यदि सब एड उड कर लेते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका 22 से 30 के बीच में सैलरी आप वहाँ से उठा सकते हैं। समझ गए आप लोग। ठीक है, और ये आपका सैलरी बढ़ेगा, हर एक साल में ये आपका सैलरी बढ़ेगा, तो इसके बारे में भी ये साफ साफ नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। ठीक है, संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के आधार पर संविदा अवधि के दौरान मूल वेतन प्रति वर्ष 3% की वृद्धि दे होगी। यानी यदि आप काम करने में अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी को खुश कर रहे हैं या कंपनी के फेवर में काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो सालाना 3% आपका जो आपका सैलरी है, जैसे मान के चलिए 20,000 सैलरी है तो इसका 3% जो है वो आपको हर एक साल बढ़ाया जा सकता है, या कभी भी बढ़ाया। 3% एक मिनिमम बोला मेरे दोस्त, ये इससे भी ज़्यादा आपको बढ़ा सकता है। ठीक है, भविष्य निधि यानी पीएफ अंशदान का निर्धारण मूल वेतन एवं महंगाई भत्तन के आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति कर्मियों पर आयकर यानी जो उसका टैक्स लगता है, वैवाहिक कर आदि लागू कर नियमों के अनुसार देय होंगे, उसका भुगतान स्वयं कर्मियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जितने भी, मेन बात है, जितने भी सरकारी जॉब में जो भी आपका अनाउंसमेंट मिलता है या भत्ता मिलता है, ए टू जेड वही भत्ता आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट्स में बोले गए हैं अन्य लाभों में ग्रेचुइटी का भुगतान ग्रेचुइटी योजना के अनुसार तथा बोनस वो शामिल होगा। इसमें सब चीज शामिल करने में सेम टू सेम सरकारी नौकरी की तरह सिर्फ ये बीईएमएल कंपनी के द्वारा ये जॉब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, आवेदन अब कैसे करें आप लोग, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आवेदन हम कैसे करें। जो भी नोटिफिकेशन उसका नियम शर्तें था वो आप देख चुके हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं आवेदन आखिरकार हम कैसे करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों को अपने नाम से बनाई गई वैध ईमेल आईडी
का उपयोग करना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, आपका जो भी ईमेल आईडी है तो वो उपयोग करना बहुत ही अनिवार्य होगा। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीका है ईमेल आईडी बनाने से, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में दिया गया ईमेल आईडी और जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं कम से कम 1 वर्ष तक सक्रिय रहना चाहिए, यानी 1 साल तक काम करना चाहिए, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं हो जाता। यदि आप ज्वाइनिंग हो गए तो वहाँ जाके आप इसका अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों को निर्धारित दिशा निर्देशन को ध्यानपूर्वक पढ़कर पोर्टल फॉर्म में भरी गई जानकारी को शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन द्वारा ही होगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है मेरे दोस्त, वो ऑनलाइन आपको करना होगा, ठीक है। दूसरे नंबर में बोला गया अभ्यर्थियों कंपनी के करियर पेज पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, जो भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा, हालांकि हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ऑफिशियल वेबसाइट का, तो वहां भी क्लिक करके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10 जुलाई शाम 6 बजे तक आप लोग को ये साइट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले भी आप लोग कोशिश कीजिए कि यानी 10 तारीख से पहले आप लोग ऑनलाइन पंजीकरण कर सके, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उत्पन्न पंजीकरण संख्या, जो भी आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा मेरे दोस्त, इसको आपको सुरक्षित रखना। ये नहीं ऑनलाइन किया और कहाँ रखा गया इसका पता नहीं है, नहीं, ऑनलाइन किए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बढ़िया से सुरक्षित रखना है, क्योंकि भविष्य में सभी पत्राचार में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। तो जो भी आगे आपका जैसे मान के चलिए एडमिट कार्ड आएगा या डीवी के लिए जाइएगा या मेडिकल के लिए जाइएगा तो वहाँ इसका यूज करना बहुत ही अनिवार्य होगा, ठीक है। चौथे नंबर में बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो जिस समय आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करना होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कौन कौन से उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले 10वीं कक्षा का आपका अंक पत्र जो होता है, मार्कशीट होता है या प्रमाण पत्र, वो आपको देना होगा, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर एनसीवीटी द्वारा आईटीआई जो आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है या वो देना होगा, ये नहीं है। मार्कशीट है तो मार्कशीट भी आप लोग दे सकते हैं आईटीआई एनसीवीटी लेवल का, ठीक है। यदि अंतिम प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अस्थायी प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है, समझ गए। यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो उसका आप फोटो कॉपी है या फोटो लिए या जीरोक्स है या डुप्लीकेट है वो भी आप उसको दे सकते हैं, परंतु नियुक्ति के समय अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन आया, जो डीवी के लिए आप जाइएगा तो उसमें आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा, ठीक है। आईटीआई के सभी अंक तालिकाएं आपको देना होगा, क्योंकि जानते हैं इसमें से आईटीआई बहुत चरणों पहले 4 सेशन में होते थे, साल में 2 बार एग्जाम होता था, अब तो साल में 1 बार कर दिए। तो यदि आप न्यू वाला आईटीआई किए हैं तो इसमें 2 मार्कशीट होगा, यदि आप पुराना आईटीआई किए हैं तो 4 मार्कशीट होगा, ठीक है। तो वो सब इसमें से आपको देना पड़ेगा, समझ गए। इसमें सीजीपीए के पवित्र, इसमें जो सीजीपीए है इसके द्वारा आपको ये प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा मेरे दोस्त, ठीक है। छठे नंबर ऑप्शन में बोला गया कि डीजीटी द्वारा जारी संबंधित राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, कि आप जो भी अप्रेंटिस यदि आप किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, समझ गए, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस में जो किए हैं, कुछ साल के लिए अप्रेंटिस किया जाता है मेरे दोस्त, यदि उसमें अनुभव हो तो वो भी प्रमाण पत्र आप प्रारंभ और समाप्ति तिथि का स्पष्ट रूप से अंकित उसमें कर सकते हैं, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको अपलोड करना है ऑनलाइन फॉर्म करते समय, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट जो होता है, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस या पैन कार्ड, कोई भी इसमें से एक हो तो आप ऑनलाइन करते समय वहां पे आप इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। आगे नंबर में बोला जा रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र वो देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको लागू करना होगा। यदि आप छूट चाहते हैं तो नहीं छूट चाहते हैं तो आपको जनरल के अंतर्गत गिनती किया जाएगा, ठीक है। केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करें जो विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता मापदंडों जैसे शैक्षणिक योग्यता एवं आयु एवं आरक्षण श्रेणी को पूरा करता हो, तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें। जो भी नोटिफिकेशन में आपको बताए गए हैं इसमें ए टू जेड वो मैच करता हो, समझ गए। अपूर्ण अथवा गलत जानकारी वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आप गलत आवेदन दे दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ गए आप लोग। आगे बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार की जानकारी सहायक हेतु अभ्यर्थियों निम्न ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। ये आपका ईमेल आईडी, ये साइट का ईमेल आईडी है मेरे दोस्त, recruitment@beml.limited.in है, ठीक है। तो ये आपका ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो इस ईमेल आईडी पे भी आपका कोई भी जानकारी लेना हो या कोई भी जानकारी देना हो या सहायता प्राप्त करना हो तो इस ईमेल द्वारा उसको ईमेल कर सकते हैं, वो 100% जवाब इस पे आपको देंगे, ठीक है, समझ गए। कुछ लास्ट में महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम लोग कि आखिरकार इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन के समय। वो हालांकि हम लोग देख चुके हैं, तो एक बार और देख लीजिए। आपको फोटोग्राफ देना पड़ेगा, उस समय फोटोग्राफ का जिक्र नहीं किए थे मेरे दोस्त, तो रिसेंटली फोटोग्राफ आपको देना होगा पहला पॉइंट्स में, ठीक है। रिसेंटली फोटोग्राफ आपका चाहिए, जो आपका फोटो है रिसेंटली, यानी 2-3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना के अंतर्गत यदि आप फोटो खिंचाएं तो वो आपको अपलोड करना होगा, समझ गए। दूसरा नंबर पॉइंट में बोला गया कि योर सिग्नेचर आपका होना चाहिए, वो भी ब्लैक पेन से, ब्लैक लिंक से होना चाहिए। ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके क्लियर व्हाइट बैकग्राउंड, यानी कि इस तरह है ना व्हाइट पेज पे अपना ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा, समझ गए।
कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जैसे कि हम नोटिफिकेशन में भी चर्चा कर चुके हैं। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यदि आप विकलांगता है मेरे दोस्त, यदि आप विकलांग हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपको छूट मिले अंक में भी, एज में भी, तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है। 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपको जमा करना होगा। आईटीआई एनटीसी सर्टिफिकेट, यानी एनटीसी द्वारा जो है मेरे दोस्त वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। 7वां नंबर पे आईटीआई मार्कशीट आपको देना होगा सिंगल पीडीएफ के तौर पे, वो पीडीएफ आप बना के उसको कर सकते हैं। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी देना होगा आपको, यदि आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो वो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लगेगा, देना होगा। ठीक है। ऑल मार्क्स कैन अलॉन्ग विद, जो भी आपका जो परसेंटेज है मेरे दोस्त सेल्फ असेसमेंट, वो करके वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। समझ गए। 10वें नंबर पे है जो भी आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको देना होगा, जैसे आधार कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर दिए गए हैं। और जो भी इसका सर्टिफिकेट है वो सिंगल पीडीएफ के रूप में, जो भी वो चाहता हो, जब आप जाइएगा फॉर्म ऑनलाइन करते समय तो वो खुद ब खुद बता देंगे, तो ये सब आपका लगेगा। ठीक है। तो ए टू जेड जानकारी, जितना भी जानकारी था मेरे दोस्त, इसमें आपको वो टोटल जानकारी हम दे चुके हैं वैकेंसी के साथ, कि कितने वैकेंसी इसमें हैं और क्या क्या जानकारी इसमें। और कहीं भी यदि आप इसको सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो कहीं भी और नोटिफिकेशन देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। और फिलहाल के लिए हम, यदि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चाहते हैं मेरे दोस्त, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल पे, ठीक इस डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके सबसे पहले ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होगा वो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। आप बाकी बात, यदि आप जो इस सेशन में जो हम इसका विस्तृत अध्ययन किए हैं मेरे दोस्त, इसको जो बताए गए हैं, यदि आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो इसका भी पीडीएफ हम हिंदी में वहाँ पे डाल देंगे, जो कि आराम से आप लोग वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो। ठीक है। तो फिलहाल के लिए यह बहुत अच्छा नोटिफिकेशन था मेरे दोस्त, जो आईटीआई या प्लस अप्रेंटिस किए हुए हैं उसके लिए बेहद बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म आवेदन जरूरी करें, क्योंकि आप लास्ट समय तक इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट समय में सर्वर काम करना बंद कर दे। समझ गए। ठीक है। तो ये था फुली नोटिफिकेशन। यदि वीडियो पसंद आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन हो, चाहे आईटीआई लेवल हो, अप्रेंटिस लेवल हो, या एसएससी में हो, या आपका रेलवे जॉब हो, कोई भी तरह का नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चैनल को आपको लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और यदि आप आने वाले एग्जाम्स में, यदि आप रेलवे का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी का कर रहे हैं, या एसएससी जीडी का कर रहे हैं, आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आता है मेरे दोस्त, तो मैथ सेशन डेली एक बाय एक मैथ्स का आप लोग आता है, तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल ईजी वे हम लोग सॉल्व करते हैं, बिना कुछ विलंब के। 2 सेकंड या 3 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ईजी वे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।